प्रोफेसर रविकांत जी, ये वो इलाका है जिस इलाके में आज की तारीख में कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने सबसे बेहतर तरीके से सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की है। यहां उनके पास स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं, यहां उनके साथ दारा सिंह चौहान भी हैं, यहां इनके साथ सुहेल देव पार्टी के ओम प्रकाश राजभर भी हैं, यहां अपना दल कमेरावादी पार्टी भी उनके साथ है, यहां जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के संजय चौहान भी हैं, और उसके साथ साथ लालजी वर्मा और रामचंद्र राजभर उनके साथ हैं। ये वो सारे लोग थे जो 2017 में उनके साथ नहीं थे, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये जो छोटी पार्टियों का या जो अति पिछड़ी पार्टियों का जो गठबंधन उन्होंने बनाने की कोशिश की है, क्या ये बीजेपी के को बराबर की टक्कर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? देखिए, जो चार छोटे दलों का आपने नाम लिया, निश्चित रूप से पूर्वांचल में इनका बड़ा जनाधार है। और पिछले चुनाव को अगर आप देखें तो ये सारे दल बीजेपी के साथ थे और बीजेपी को वहां बड़ी सफलता मिली थी। लेकिन उसके बाद छिटक करके चाहे राजभर हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या संजय चौहान हो, दारा सिंह चौहान हो, ये सब समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर आप बीजेपी को देखेंगे, उसकी रणनीति को देखेंगे, तो उनके पास भी दो इसी तरह के राजनीतिक दल है। एक तो निषाद पार्टी है, अपना दल अनुप्रिया पटेल की है, और इसके अलावा उनके पास 7 और छोटे दल जो हिस्सेदारी मोर्चा के नाम से जो केवट रामधनी बिंद है, उनके नेतृत्व में वो दो राजभरों के दल है, एक चौहान का दल है, एक मुसहर समाज के हैं उनका दल है, एक प्रजापति समाज के हैं उनका दल है। तो जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे अनुपम जी कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनकी गोलबंदी भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र में की है। लेकिन पिछड़ी जातियों की जो बड़ी तादाद वाले जो समूह हैं वो निश्चित रूप से अखिलेश यादव के साथ आए हैं, और इसमें मुझे लगता है कि चुनाव में उन्हें बड़ी सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच में मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मायावती को इतना, मतलब बीएसपी को इतना अंडर एस्टिमेट कर दिया जा रहा है, और ये मान ले रही है, ये एक तो परसेप्शन चलाया जा रहा है कि शायद वो है नहीं, वो गायब कर दी गई, और उनका जो वोट है वो डिवाइड हो रहा है, सपा में जा रहा है और बीजेपी में जा रहा है। माने दलित, अगर हम मान लें कि दलित भाई उनका आधार वोट है, तो उसके पास कोई चेतना नाम की चीज नहीं है, जो उसको जैसे चाह रहा है वो उसको ठग रहा है। जबकि असलियत ये है, मायावती 2007 के पहले उनका जो रोल था वो सब जानते हैं, और 2007 से लेकर के अब तक वो कभी उस तरह से मुखर होकर के नहीं आई। हाँ, इस बार हम ये कह सकते हैं कि 6 महीने पहले तक बेहद निष्क्रिय थी, बहुत शांत थी, और जब भी प्रहार कर रही थी ट्वीट के माध्यम से, तो वो कांग्रेस पार्टी को घेर रही थी और समाजवादी पार्टी को घेर रही थी। इस आधार पर उन्हें बीजेपी की बी टीम होने का, मिली भगत का, और न जाने कितने आरोप उन पर लगाए गए। लेकिन अभी आप उनकी स्ट्रेटजी को देखिए। मैं पिछले महीने भर से जिस बात को देख रहा हूं कि उन्होंने बहुत खामोशी के साथ अपने इतने अच्छे प्रत्याशी उतारे हैं जो कमोबेश हर सीट पर सपा और बीजेपी दोनों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, और साइलेंट रहने का उनको फायदा जो मिल रहा है कि उनके खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है। जहां पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी में लड़ाई है, वहां मैं देख रहा हूं कि अगड़ी जातियां पसंद कर रही है बीएसपी के साथ जाने, और जहां पर बसपा और भाजपा के बीच लड़ाई है, हो सकता है ऐसी विधानसभाएं बहुत कम हो, वहां पर दलित और जो पिछड़ा तबका है वो बीएसपी के साथ जाना पसंद कर रहा है, क्योंकि उसका जो टारगेट है कि भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करना है। और इस आधार पर जो कह रहे हैं ना कि दलित वोट बट रहा है, एक तो जाटव वोट बट ही नहीं रहा है, वो केवल वहां पर बट रहा है जहां बीएसपी लड़ाई में नहीं है। और उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं, मैं देख रहा हूं कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीएसपी बिल्कुल लड़ाई में नहीं है, वहां पर जाटव भी समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। लेकिन जाटव के अतिरिक्त जो जातियां हैं उसमें आप कोरी है, पासी है, धोबी है, खटीक है, धानुक है, और इस बेल्ट में मुसहर से लेकर के खरबार और ये तमाम बहुत छोटे समूह वाली जातियां हैं। वो जो छोटे समूह वाली जातियां हैं उसमें निश्चित रूप से आरएसएस ने बड़ा काम किया है और वो उनके साथ है। लेकिन खटीक जो आधार वोट था कभी बीजेपी का, वाल्मीकि, ये इस बार खिसक रहा है उसी बेल्ट में, और मैंने जितने लोगों से बात की है उनकी पहली पसंद बीएसपी बन रही है। तो वो वोट, दलित वोट उनके साथ आ रहा है। यहां तक पासी वोट ज्यादातर गया है अखिलेश के साथ, क्योंकि उन्होंने 26 टिकट दिए हैं और उनके कई नेता उनके साथ हैं।
तो उसका फायदा अखिलेश को मिल रहा है। और करीब करीब 60% पासी वो समाजवादी पार्टी के साथ है, बीजेपी के साथ भी है वो, और कुछ हिस्सा उसका बीएसपी के साथ जा रहा है। ये बंटवारा हो रहा है, मैं मानता हूं बिल्कुल बंटवारा हो रहा है। ठीक इसी तरह से कोरी में भी बंटवारा हो रहा है, लेकिन अलग अलग। बुंदेलखंड में कुछ और था, यहां कुछ और है। यहां उसकी पहली पसंद हो सकता है कि बीजेपी हो, लेकिन मुझे लगता है कि अंततः वो बीएसपी के साथ जाना पसंद करेगा। और उसकी वजह ये है, मैं जिस बात को बराबर कहता रहा हूं कि ये 3 दशक में पहली बार हो रहा है जब दलित राजनीति का एजेंडा नहीं, बावजूद इसके जब पिछले 5 साल में दलितों पर 150% उत्पीड़न हुआ उनका, हाथरस से लेकर के। और उसी बेल्ट में आप देखिए आजमगढ़ की घटना है, तमाम ऐसी घटनाएं थी जहां दलितों को मारा पीटा गया और औरतों के साथ बलात्कार हुए, उनको अपशब्द बोले गए। और अगर वो कहीं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं तो उनको थाने के बाहर से धुतकार करके भगा दिया जाता है। और यही कारण है। और अखिलेश यादव ने एक जो चूक की है कि जाटों के अलावा पासी को छोड़कर के किसी जाति को जोड़ा नहीं। पासी का फायदा उनको हो रहा है, लेकिन जाटो तो बीएसपी के साथ है, तो जाटों से कुछ मिला नहीं है। तो वो जातियां जो बीएसपी से छिटक गई थी पिछले 3 चुनावों में, बिना किसी मायावती के प्रयास के इस बार वो बीएसपी के साथ जाती हुई दिख रही हैं। और बहुत सारी सीटें मुझे लगता है कि इन दोनों फेज में 2 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है और दोनों पार्टियों के कई जगह खेल भी बिगाड़ रही है। ठीक है, सपा को भी नुकसान पहुंचा रही है, बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा रही है। शीतल जी, आप तो ग्राउंड पे मौजूद हैं। हमने जातियों की बात की, सोशल इंजीनियरिंग की बात कर ली, कास्ट इक्वेशन के सारी बातचीत कर ली है। क्या डिफाइनिंग मुद्दा कास्ट होगा या डिफाइनिंग मुद्दा ये जो महंगाई और बेरोजगारी है? देखिए, जो पॉलिटिकल बेस स्ट्रक्चर है इस इलाके का वो तो कास्ट पे है, लेकिन उसमें सुपर स्ट्रक्चर जो है वो बेरोजगारी, महंगाई या जो भी फौरी मुद्दे होते हैं किसी भी चुनाव में, जो एंटी इनकम्बेंसी, ये सब चीजें मैटर करती हैं और ये मैटर कर रही हैं। सामान्य चुनाव होता है तो किसी भी ऐसी पार्टी के लिए जो सत्ता में रहती है 5 साल, उसके लिए 10-15% एंटी इनकम्बेंसी हो जाना एक नेचुरल प्रोसेस है, सबके लिए होती है, इस सरकार के लिए भी है। यहाँ समस्या यह है कि ये सरकार डबल इंजन की कथित तौर पर सरकार है। तो जो केंद्र की नीतियां हैं, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर उसकी वजह से फैल रही है और राज्यों के पास साधन नहीं है कि वो नए रोजगार दे सके, जो है उन्हीं को कंटिन्यू कर सके, पेंशन दे सके, तनख्वाह समय पे दे सके, यही बड़ी बात है। और जो कथित काम कर रहे हैं उसके लिए आप जानते हैं कि हमारे राज्य में बाजार से कर्जा उठाना पड़ा है और जो हमारे आर्थिक सूचकांक हैं वो देश में सबसे नीचे है, 28वें नंबर पर है उत्तर प्रदेश ज्यादातर ऐसे मामलों में। तो बहुत खर्चा नहीं कर सकते, और जो कर सकते हैं वो खर्चा उन्होंने निकाल के 650 करोड़ रख लिया था विज्ञापन के लिए 4-5 महीने पहले योगी जी ने। तो ऐसी स्थिति में ये जो समस्याएं हैं उनका निदान न हो पाने की स्थिति होना ही होना है, हो रही है। वो एक 2-3 चीजें आई, वैसे बाकी चीजें तो क्लियर ही हो गई थी। एक तो मैंने उस पर चूंकि बोला नहीं था लेकिन वो बात आई है। एक तो बहुजन समाज पार्टी अब तक के जितने भी राउंड्स हुए हैं उसमें इन दोनों राउंड्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। गोरखपुर में वो मनोज हैं भी बता भी देंगे, गोरखपुर में ये चर्चा है कि जो वही वो 3-4 सीटें छोड़ के जिसमें भारतीय जनता पार्टी को माना जा रहा है कि वो अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है, बाकी में तो माना जा रहा है कि नहीं कुछ कर पा रही है, वहां बहुत सी जगहों पर बीएसपी बहुत करीब है, कई बार वो सेकंड आ जाएगी बहुत जगहों पर। देवरिया में यही हो रहा है आपके कुशीनगर में, आजमगढ़ में तो मायावती की रैली भी बहुत बढ़िया हुई थी, अंबेडकर नगर में तो लगभग 4 सीटों पर बसपा ही रहेगी सेकंड या फर्स्ट। ये आज की बात नहीं, वो उनका यहाँ पहले से भी बहुत आधार रहा है। अंबेडकर नगर से वो सांसद रही हैं, इसके बावजूद कि उनके 2 बड़े नेता छोड़ के चले गए, लेकिन उनका बिल्कुल, ये रविकांत जी की बात सत्य है कि उनका जो जाटव वोट है वो बहुत ही कंसोलिडेट है, वो पॉलिटिकली उसमें चेतना है अपने सवाल की। और पिछड़ी जातियों में जो हो रहा है और दलित में भी हो रहा है वो है रिजर्वेशन। ये बात जो हम आप नहीं करते, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग सवर्ण हैं और हमारे डिस्कोर्स का वो इशू नहीं है, लेकिन उनका इशू है। उनके यहाँ का पढ़ा लिखा बच्चा सोशल मीडिया से लेके अपनी जिंदगी में रिजर्वेशन की बात करता ही करता है। वो ये धारणा उनके लोगों की वार्ता में सोशल मीडिया में आती है, क्योंकि मेरे भी संपर्क में नहीं है, मैं अपर कास्ट से आता हूँ।
उनके यहाँ ये है कि ये जो सरकार है ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहती है, नौकरियों में लोगों को नहीं रखना चाहती। रविकांत जी इस पर टिप्पणी देंगे। ये धारणा है और ये बहुत बड़े पैमाने पर है, उस हर आदमी के पास है जो या तो नौकरी कर रहा है या नौकरी करने की लाइन में है और पढ़ लिख गया है इन समाजों से। तो ये चेतना बहुत व्यापक स्तर पर है, और चूंकि यहाँ पिछड़ी जातियों के लोगों की संख्या राज्य के दूसरे क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, दलित जातियों की भी लोगों की अधिक है, इसलिए उसका प्रभाव इन क्षेत्रों में अधिक, और कोई जादू नहीं है। बिल्कुल, ये वो वजह है। और इसी वजह से आजमगढ़ हुआ, जौनपुर हुआ, अंबेडकर नगर हुआ, इसमें तो पिछले चुनाव में भी सबके बावजूद यहाँ अच्छा था। एक सीट भाजपा जीती थी, 2 सीट इसमें अंबेडकर नगर में, जिसमें एक कार्यकर्ता की हत्या होके उसकी सिंपैथी में थी और एक दूसरे थोड़े से उससे। तो ये यहाँ की रियलिटी है, एक सोशल रियलिटी है कि उस बुरे वक्त में भी यहीं से आजमगढ़ हुआ, ये हुआ, यहीं से एक बैकबोन मिली थी। ठीक है, वो हो रहा है। रविकांत जी, जो बात शीतल जी ने कही, आप उसको जोड़ना चाहते हैं? देखिए, जो लगातार इधर डिबेट चल रही है, और मैं सत्य हिंदी को भी देख रहा हूँ, दूसरी जगहों पर भी देख रहा हूँ, मैं माफी के साथ ये कह रहा हूँ, ये जो लाभार्थी वाले जो बात है ना, ये बहुत बड़ा छद्म है। जो शीतल जी ने कहा ना कि वो जो चेतना है रिजर्वेशन को डाइल्यूट करने की, वो जो चेतना है कि बलात्कार हुए, उत्पीड़न हुआ, थाने में नहीं जाने दिया गया, इस चेतना को कुंद करके केवल और केवल राशन की चेतना, जीने भर की चेतना में तब्दील करने की पूरी ये साजिश चल रही है। और उसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी शामिल है जो दक्षिणपंथी थोड़ा जुड़ाव रखते हैं। वो लाभार्थी चेतना जैसा शब्द लेकर के ये सब कौन सी चेतना है, ये मेरी समझ में नहीं आया आज तक। ये चेतना हो सकती है क्या कि कोई कहे कि हमारा केवल पेट भरा जाए, ये चेतना केवल हमारे पास बची है? ये हिंदुत्व जहां से चलना बंद हो गया है ना, बुंदेलखंड तक ये नहीं था, बुंदेलखंड के बाद जैसे ही देखा गया कि साहब हिंदुत्व तो चल ही नहीं रहा है, तो फिर एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की गई कि साहब ये लाभार्थी वर्ग है। क्योंकि बीजेपी उसको पचा नहीं पा रही। बीजेपी का जिस तरह सुपड़ा साफ हो रहा है, वो अपने को लड़ाई में बनाए रखने के लिए ये एक लाभार्थी वर्ग है, उसमें ये चेतना है, वो पाना चाहता है, और इसके लिए वो न तो आपकी शिक्षा चाहता है, वो ना नौकरी चाहता है, ना सशक्तिकरण चाहता है, ना अपने अधिकार चाहता है, वो राशन चाहता है। और उसके ऊपर क्या लाद देंगे आप? महंगाई लाद देंगे आप उसके ऊपर साड़ लाद देंगे आप उसके बाद पुलिस का डंडा लाद देंगे। अगर वो बच्चा पढ़ना चाहता तो इलाहाबाद से लाठी लेकर के उसको आप बलिया तक ले जाएंगे। ये जो चल रहा है ना, ये मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे बुद्धिजीवियों का जो रोल है वो वहीं से चल रहा है, वो पूरा नागपुर से चल रहा है। ये जो खेल, मुझे लगता है कि इसको जरा समझने की जरूरत है कि दलितों में ये कतई नहीं है। मैं मानता हूं वो मुश्किल से आपको बहुत होगा तो 5% तबका है, वो भी मजबूरी का है, जो कोरोना में इन्हीं महोदय से के वजह से लौट करके गांव आ गया है। और आपने नमक खिलाया, लोगों की जो नैतिकता है ना उसको आप कह रहे। कई महिलाओं को मैंने देखा है कि उन्होंने नमक के लिए वोट दिया है, पूरे परिवार का वोट गया है बीएसपी को, लेकिन एक महिला ने वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, केवल इसलिए कि हमने नमक खाया है। ये आप यहाँ के लोगों की नैतिकता को भुना रहे। ये जिस तरह का खेल चल रहा है ना, मुझे लगता है कि उस पर जरूर डिबेट करने की जरूरत है कि लाभार्थी जैसा न तो कोई वर्ग है और ना ही कोई चेतना, तो जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये अस्मिता की सीधी लड़ाई है। जिस तरह से दलितों को जमींदोज करने की कोशिश की जा रही है, वो उसके खिलाफ आप लाभार्थी चेतना पैदा कर रहे हैं। कोई लाभार्थी चेतना नहीं है, विशुद्ध रूप से जातियों का चुनाव है ये। और अगर ये है, अगर कहे आप लाभार्थी चेतना, तो सब 40% को दे रहे हैं, 15 करोड़ को आप राशन दे रहे हैं, तब तो फिर चुनाव कुछ है ही नहीं। 2,55,00,000 लोगों को तो आपका जो किसान सम्मान निधि वो मिल रही है, तब तो फिर चुनाव जीत गए ना, फिर बचा क्या है? 1,88,00,000 आपने शौचालय बना दिए, फिर तो खत्म हो गया ना चुनाव। 27 लाख आपने आवास बना दिए, चुनाव खत्म हो गया। ये नहीं है इस चेतना, पहले चेतना ही नहीं है, इस छद्म के ऊपर जातिगत चेतना, उत्पीड़न की चेतना, सशक्तिकरण की चेतना हावी है, और ये चुनाव में दिखेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो दलित है बहुत रणनीति के साथ वोट कर रहा है। जहां पे सपा लड़ रही है, बीएसपी नहीं है, वहां पे सपा को वोट कर रहा है, यहां तक कि कांग्रेस को वोट कर रहा है। और जहां पर बीएसपी है वहां तो दिल खोल करके कर रहा है, क्योंकि उसे भरोसा सबसे ज्यादा अगर है तो वो मायावती से है, सबसे ज्यादा। ठीक है रविकांत जी, अनुपम जी आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? ये जो लाभार्थी वाला जो सवाल है, और वाकई में लाभार्थी को एक बड़े नैरेटिव के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई।
हाँ ये दिखा मनोज देते हैं जब नमक की मनोज बात आ मनोज गई है। मनोज हाँ, मनोज मैं कि आपके पास आऊंगा, लेकिन नमक, पहले हाँ अनुपम जी, जी, उसके बाद शीतल हाँ, जी, फिर मैं आपके पास आता हूँ। अनुपम जी प्लीज, आप कुछ टिप्पणी करेंगे इस पे? आप अपने को अनम्यूट करें। देखिए, जैसे अभी जावेद जी कह रहे थे कि इसको सिरे से नजरअंदाज कर देना, और इतनी बड़ी मात्रा में लोगों को राशन मिल रहा है और उनको इस तरह एकदम सिरे से अंदाज, आप कह दीजिए कि उसका कोई ऐसा वर्ग ही नहीं है, कोई लाभार्थी ही नहीं है, या फिर है भी तो केवल 5%। प्रोफेसर साहब की अपनी धारणा हो सकती थी, लेकिन अगर आप जमीन पे घूमें और अगर आप कॉन्स्टिट्यूंसी जाएं तो बहुत ढेर सारे लोग बहुत कुछ इसके बारे में कहते हुए नजर आते हैं। मैं शीतल जी की उस बात से एग्री करता हूं कि जो एक नया दलितों का एक जो पढ़ा लिखा वर्ग आपको नजर आता है, वो आरक्षण को लेकर बहुत ज्यादा सचेत नजर आता है, और इसके चलते उनकी एकदम एक अलग चेतना है, उनकी एक अलग फीलिंग है। लेकिन ये कह देना कि पूरा का पूरा वर्ग उसी चेतना में और उसी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। हमको ग्राउंड रियलिटीज को एक्सेप्ट करना होगा, भले ही वो पॉलिटिकली उतनी करेक्ट ना हो। आप जब जमीन पे जाते हैं और आप जब देखते हैं लोग परेशान रहे हैं आशुतोष जी, और जब उनको उसमें राशन मिला है तो ये फीलिंग है उनके अंदर, और प्लस उनके अंदर इस तरह की भी फीलिंग है कि अगर सरकार कंटिन्यू, बहुत ढेर सारे लोग आपको कहते हैं, देखिए आज अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम इसी राशन वाली स्कीम को और आगे कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि बहुत ढेर सारे लोगों के अंदर एक ये भी फीलिंग है कि अगर ये सरकार कंटिन्यू कर गई तो हमको राशन इसी प्रकार मिलता रहेगा, और राशन मिलना और अनाज मिलना, तेल मिलना, नमक मिलना, ये एक मामूली बात नहीं है, ये पहली बार हो रहा है और इसका असर नजर आ रहा है, मुझे तो कम से कम नजर आ रहा है। ठीक है, शीतल जी आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? मैं ये जोड़ना चाह रहा हूँ कि हम जो भी बात कहें उसके लिए हमारे पास तथ्य क्या है। जैसे मैंने अपने भ्रमण में पिछले वीडियोस आपके पास हैं, मैंने पासियों के गांव में जाके बात की थी 2-3 जगह, और वीडियो सामने है कि इन सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं, और उन्होंने मुझसे और रविकांत जी से बेहतर ढंग से इनको जमीन पे उठा के पटक दिया है और खारिज किया है, और वो समझते हैं कि उनके साथ छल किया जा रहा है। तो हम उनको मूर्ख समझते रहे, लेकिन हम जब उनमें जाते हैं, दरअसल हम उनमें जाते नहीं है, वो हमारे सर्किल में नहीं है, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन रियलिटी क्या है आप देखिए, टुंडा जो एक जगह है जहां पे राजा भैया चुनाव लड़ते हैं, राजा भैया इस इलाके के सबसे, आप कह सकते हैं, लोगों को डरा सकने में सबसे बड़ा नाम है, जिनसे गरीब लोग बहुत डरते हैं। इतना डरते हैं कि उनके सारे वीडियोस आप देखिए कि वो घर से निकलते हैं तो सैकड़ों लोग उनका पैर छू रहे हैं, गरीब मटमैले इस तरह के पहने हुए पैर छूते हैं सीधे, और वो अपना सबको राजा और प्रजा वाली स्थिति उन्होंने बरकरार, उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता था, पार्टियां उनसे एडजस्ट कर लेती थी, उनको उम्मीदवार नहीं देती थी और अनुकूल उनके लिए हो जाता था, बाकी उनसे लोग डरते थे। इस बार उनके खिलाफ परसों, वही जिस दिन वोट पड़ा है, शाम को एफआईआर कराई है एक पासी लड़के ने, मैं कह रहा हूं, और उसको ये लोग उठा ले गए थे बूथ से, उसको पीटा था, पीटने के बाद भी, सर फूट जाने के बाद भी वो डरा नहीं, आया थाने में नामजद एफआईआर है राजा साहब के खिलाफ। और इस बार के चुनाव के नतीजे देखिएगा, या तो बड़ी मुश्किल से जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। इस चेतना की ताकत बहुत ज्यादा है, हम सब समझ है, हमारा सर्किल नहीं है वो, हम उनकी पीड़ा और उनके दुख दर्द का अपनी भाष्य कर देते हैं और उसको सही मान लेते हैं। हमें ये अपनी महसूस करनी होगी कि हम उन्हें जानते ही नहीं है, हम उनके संवाद को नहीं जानते, उनकी चेतना को नहीं जानते। सच्चाई ये है, मुझे स्वीकार करने में कोई। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।